सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इंग्लिश का जो टॉपिक है वर्ब, जिसको हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब, तो उसी क्रम में आज पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। देखते हैं इस पल में कितना समझ में आता है। मॉडल ऑक्सिलरीज, इसमें हमको स्टडी करना होगा कौन से वर्ब, विल, शैल, शुड, वुड, could, can, may, might, ought to, must, और भी एटसेट्रा देखते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में आपका जो सामना होगा वो इन वर्ब से होना है। सीख लेते हैं इनका प्रयोग, विल का, शैल का, शुड का, कुड का कहाँ पर होता है, इतना भर सीखना है हमको। आइए करते हैं प्रयास सीखने का। तो पहले नंबर पर लेते हैं शैल का प्रयोग। अब इसका प्रयोग कैसे? फ्यूचर टेंस में करते हैं इसका प्रयोग। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर में किस तरह से, एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आता है। आई शैल गो होम। अब ये सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस में आई और वी सब्जेक्ट के साथ बचपन से ही पढ़ा होगा कि क्या लगाते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। तो मैं उसी शैल की बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं। आई शैल, अब सब्जेक्ट आई के साथ वी लेते हैं। वी शैल प्ले अ मैच। वी शैल प्ले अ मैच, इसका मतलब हम एक मैच खेलेंगे। तो दोनों जगह पर आपने देखा ये शैल का प्रयोग किया गया है और ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है? फ्यूचर टेंस का। अब फ्यूचर में भी ये सिंपल। अब इसका प्रयोग किस में करते हैं? पहले तो हम प्रॉमिस के अर्थ में शैल का प्रयोग कहाँ होगा? प्रॉमिस के अर्थ में, मतलब वचन। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो। एक सेंटेंस ये रहा, यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो। दूसरा सेंटेंस, he shall have my book। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हमेशा क्या बताया जाता है कि शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन
यहां हम क्या कर रहे हैं, यू के साथ शैल का प्रयोग ही के साथ शैल का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि आई और वी के साथ शैल करते हैं, बाकी अन्य के साथ क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हमको उल्टी गंगा बहती दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है प्रॉमिस के अर्थ में। तो यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो, तुमको कल प्राइज जरूर मिलेगा। और सेम वे ही शैल हैव माई बुक, उसके पास मेरी किताब होगी। तो ये एक क्या है, प्रॉमिस के अर्थ में। तो यहाँ तक आप समझे। अब शैल का प्रयोग अन्य किस अर्थ में होगा, मेरे साथ जुड़े रहिए और एक एक चीज को क्लियरली समझते रहिए। दूसरा देखते हैं, यू शैल नॉट disobey him again। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन। तुम ऐसा नहीं है कि उसकी आज्ञा पुनः डिसओबे कर दो। यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन, माननी ही पड़ेगी, आप आज्ञा उसका मना नहीं करते। कमांड हो गई, क्या हो गया ये, किसके अर्थ में, कमांड, आज्ञा के अर्थ में, दूसरा हमने प्रयोग बताया कमांड के अर्थ में। एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया, दूसरा लो, ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, इसके लिए उसको सजा दी जाएगी। यहाँ पर भी शैल, यहाँ पर भी शैल। इसका मतलब क्या हुआ, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन हम यहाँ शैल का प्रयोग कर रहे हैं। ही के साथ भी विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ भी शैल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस कमांड का अर्थ बता रहा है। ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, उसको इसकी सजा दी जाएगी। और कमांड प्रॉमिस दो समझ, तीसरा समझते हैं, शुड। शैल के बाद अब आता है शुड। मैंने आपको प्रॉमिस और कमांड दो बता दिए शैल के लिए, और उसके बाद अब सीधा समझ रहे हैं हम शुड को। तो शैल वाले पोर्शन को हटाइए। शुड का क्या, यह है शैल का पास्ट होता है, यह शैल का पास्ट होता है। एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो द नेक्स्ट डे। अब ये सेंटेंस, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो द नेक्स्ट डे, रिपोर्टेड स्पीच में कहने का मतलब जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें शैल की जगह शुड कर देते हैं। ये रूल है जब वर्ब चेंज करते हैं।
तो एक प्रयोग शुड का कहाँ पर होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में। दूसरा कर्तव्य यानी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के अर्थ में। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। पीपल शुड obey the laws of the country। अब ये सेंटेंस क्या है, पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, लोगों को देश के नियमों का पालन करना चाहिए। ये कर्तव्य है, कर्तव्य के अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है, करना चाहिए, कर्तव्य है। दूसरा एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। लो जी, इसको भी सुन लो, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यह भी हमारा कर्तव्य हो गया। तो भाई शुड का प्रयोग एक तो इनडायरेक्ट फॉर्म में समझ में आया और दूसरा समझ में आया भाई कर्तव्य के अर्थ में। दो बात समझ गए शुड का प्रयोग। अब तीसरी बात क्या है उसको भी देख लेते हैं। सलाह या सुझाव के अर्थ में, अर्थ में का मतलब संदर्भ में। अगर अब ऐसा सेंटेंस आता है जो ये बता रहा हो सलाह या सुझाव, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को देखते हैं भाई, एग्जाम्पल कैसे। द स्टूडेंट्स शुड नॉट प्ले इन द गार्डन, विद्यार्थियों को बगीचे में नहीं खेलना चाहिए। तो एक तरह से क्या हो गया, ये सलाह दे दी। दूसरा एग्जाम्पल, ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली, ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली, उसको अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। यह भी सुझाव हो गया। तो इस तरह से हमने शुड का प्रयोग सीखा कि भाई कैसे करते हैं और किस अर्थ में करते हैं। आगे शैल और शुड के बाद अब पढ़ते हैं विल और वुड। तो पहले देखते हैं विल का प्रयोग। अब विल का प्रयोग में क्या है, इसका प्रयोग किस में करेंगे, सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में। अब ये क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गाओगे। यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गाओगे। दूसरा एक एग्जाम्पल और लिया जाए, दे विल प्ले अ मैच, वे एक मैच खेलेंगे। अब दो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हैं जिसमें विल का प्रयोग किया गया है और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है और उनका अर्थ भी ये अपने आप में लिए हुए हैं। दे विल प्ले अ मैच, वे एक मैच खेलेंगे।
यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गाओगे। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। यही रूल है सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब ये तो आपने समझा विल का प्रयोग। अब इसमें इच्छा या वचन का मतलब प्रॉमिस के अर्थ में वही प्रयोग होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? आई विल गिव यू माई बुक, आई विल गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी पुस्तक दूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अनिवार्यता शो हो रही हो, एक प्रॉमिस, एक वादा हो रहा हो। तो वो प्रॉमिस का मतलब वादा ही है कि आई विल गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी पुस्तक दूंगा। तो आई के साथ फिर क्या लगा दिया इन्होंने? विल, शैल नहीं लगाया। जबकि नियम क्या है भाई? आई और वी के साथ शैल लगता है। शैल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में, लेकिन यहाँ जब वादा प्रॉमिस की बात आ जाए, इच्छा की बात आ जाए, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। आई के साथ और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू, हम कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, यानी हम तुम्हारी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे और ज़रूर करेंगे, ये प्रॉमिस है। तो यहाँ पर ऐसी दशा हो जाए तो सेंटेंस में विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का प्रयोग कर देते हैं, सबसे ईजी है। यहाँ तो मैं ये अनिवार्यता या वादा लगे सेंटेंस में, तो वहाँ विल की जगह पर शैल लगा देंगे और शैल की जगह पर विल लगा देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, गलती नहीं होगी। दूसरा, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय या धमकी। दृढ़ निश्चय का मतलब है डिटर्मिनेशन। के अर्थ में तो सेंटेंस देखते हैं। आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ एट ऑल कॉस्ट्स, किसी भी कीमत पर मैं सच्चाई को ढूंढ ही निकालूंगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है, किसी भी कीमत पर मैं सच्चाई को ढूंढ ही निकालूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है? धमकी और दृढ़ निश्चय, तो डिटर्मिनेशन के अर्थ में इनका प्रयोग हो रहा है। तो अब तक हमने ये समझा विल का प्रयोग कहाँ कैसे होगा। ये वर्ब पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत। आगे वुड का प्रयोग, ये क्या कहता है? ये विल का पास्ट होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड
दैट आई वुड हेल्प यू, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प यू। तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म में ये वुड का यूज़ हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ते हैं तब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो यहाँ विल का वुड हुआ। तो एक रूल आपके समझ में आया कि इनडायरेक्ट फॉर्म में विल का वुड हो जाता है, तो वुड का प्रयोग कहाँ हो रहा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। दूसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज होगा, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। दूसरा नंबर पर लेते हैं, वुड यू काइंडली गिव मी द जॉब, वुड यू काइंडली गिव मी द जॉब। दो सेंटेंस रिक्वेस्ट के लिए। अब सीधा सीधा कह देता रिक्वेस्ट नहीं, पोलाइटली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी कर रहा है तो उसको भी बहुत ही विनम्रता के साथ कर रहा है, तभी तो यहाँ पर वुड यू प्लीज भी लगाया, वुड यू काइंडली भी लगाया। रिक्वेस्ट कर रहा है कैसी, पोलाइट। आगे दूसरा और वुड का प्रयोग कैसे कर रहे हैं यह भी देखते हैं। पास्ट में आदत या अभ्यास, पास्ट में आदत या अभ्यास प्रकट करना, ये भी एक तरीका है भाई कि वुड का प्रयोग उस समय भी करेंगे जब पास्ट में किसी आदत या अभ्यास का घटित होना दर्शाया गया हो। अब इसको भी समझो। अब समझने के लिए भाई एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखते हैं एग्जाम्पल का सहारा लेके। एवरी संडे आई वुड remain at my home. Every Sunday I would remain at my home. पास्ट की घटना है, प्रत्येक संडे को मैं घर पर ही हुआ करता था, तो ये क्या है, पास्ट, क्योंकि ये अपने आप में बता रहा है पास्ट में आदत। दूसरा सेंटेंस, समटाइम्स माई फादर would get angry and would not talk to me for a few days. क्या सेंटेंस, समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री, कभी कभी मेरे फादर एंग्री यानी नाराज हो जाया करते थे, एंड वुड नॉट टॉक टू मी फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक मुझसे बात नहीं किया करते थे। तो ये आदत है, ठीक है, पास्ट की अभ्यास, आदत या अभ्यास प्रकट कर रहा है, कब, पास्ट में। तो दोनों सेंटेंस अपने आप में, जैसे फर्स्ट सेंटेंस था एवरी संडे आई वुड रिमेन एट माई होम, प्रत्येक संडे को मैं अपने घर पर ही हुआ करता था, पास्ट की कोई घटना है। तो इस तरह से हमने वुड का ये प्रयोग समझा। अब इसके बाद यानी विल, वुड समझ गए और शैल, शुड समझ में आया। अब बात करते हैं कैन।
का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के अर्थ में। अब पावर का मतलब ताकत, योग्यता, क्षमता। पावर मीन्स ताकत, एबिलिटी मीन्स योग्यता और कैपेसिटी मीन्स क्षमता। इन तीन के अर्थ में ही किसका प्रयोग होगा? कैन का। अब एग्जाम्पल देखते हैं। I can solve this question। तो यहाँ पर योग्यता की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब वो मैथ का है, साइंस का है या आम सामाजिक समस्या है, तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एबिलिटी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। प्रधानाचार्य तुमको छुट्टी दे सकते हैं। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। प्रधानाचार्य तुमको छुट्टी दे सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ही कैन हेल्प यू इफ he likes। he can help you if he likes। यदि वह पसंद करता है तो वह तुम्हारी मदद कर सकता है। तीन एग्जाम्पल से हम ये समझ गए कि भाई पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुक से देखेंगे तो समझ में और क्लियरली आ जाएगा। बाकी मैंने आपको मेन जो रूल है, जो तरीका है अंग्रेजी को समझने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी में, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कैन का प्रयोग और किस अर्थ में कर सकते हैं? तो एक होता है परमिशन। परमिशन के अर्थ में एग्जाम्पल, यू कैन गो होम नाउ। अब तुम घर जा सकते हो। इस सेंटेंस का मतलब तो यही है, यू कैन गो होम नाउ। दूसरा सेंटेंस, यू कैन प्ले गेम। तीसरा, दे कैन नॉट सिट इन दिस पार्क। They cannot sit in this park, you can play game। तुम कोई सा खेल खेल सकते हो। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, यू कैन गो होम नाउ, यू कैन प्ले गेम, दे कैन नॉट सिट इन दिस पार्क, इस पार्क में। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों सेंटेंस परमिशन के अर्थ में लग ही रहे होंगे। कैन का प्रयोग अभी हमने समझा पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन के अर्थ में। अब समझते हैं कुड को। अब कुड क्या है? यह कैन का पास्ट होता है। ये कैन का क्या होता है? पास्ट होता है। पावर और एबिलिटी
के अर्थ में प्रयोग। अब देखते हैं, शी कुड सिंग वेल व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। शी कुड सिंग वेल, वो बहुत अच्छा गाया करती थी, गा सकती थी, सॉरी, वह बहुत अच्छा गा सकती थी व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्ची थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर कुड नॉट सेंड मी एनीथिंग लास्ट मंथ। मेरे पिताजी कुड नॉट सेंड मी एनीथिंग, कुछ भी नहीं भेज सके। मेरे पिताजी लास्ट मंथ, पिछले माह कुछ भी नहीं भेज सके। तो ये क्या बता रहा है आपके सामने? पावर और एबिलिटी। दूसरा होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में, पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में। अब दूसरा प्रयोग, ये एक प्रयोग ये बताया पावर एबिलिटी, और दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट। इसका पहला एग्जांपल, कुड यू lend me some money, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो? लैंड माने उधार देना, लैंड मी सम मनी, कुड यू लैंड मी सम मनी। दूसरा एग्जांपल, कुड आई मीट यू टुमारो, कुड आई मीट यू टुमारो, क्या मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ? तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट को बता रहा है। अब हमने समझा कैन कुड, अब इसके आगे समझते हैं। मे का प्रयोग देखते हैं। मे का प्रयोग, अब इसमें क्या है? पहला तो विश, इच्छा, इच्छा के अर्थ में मतलब भाव में। अर्थ जहाँ जहाँ मैं शब्द बोल रहा हूँ अर्थ में, इसका मतलब भाव में। एग्जाम्पल समझेंगे, मे यू लिव, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है आप दीर्घायु हों, इच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। दूसरा भी हम देखते हैं पर्पस, पर्पस का मतलब उद्देश्य के अर्थ में। अब इसमें क्या है? एग्जाम्पल समझेंगे, ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, दैट ही में सक्सीड, ताकि वह सफल हो सके। ये भी क्या हो गया? उद्देश्य। अब सी पॉइंट देखते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना। अब इसमें क्या एग्जाम्पल लेते हैं? पहला, द न्यूज़ मे बी ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रेन मे बी लेट। तो अब आपने ये देखा, यहाँ भी यहाँ पर भी मे का प्रयोग देखा, ये इच्छा के अर्थ में।
पर्पज में देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैं उद्देश्य के अर्थ में। पॉसिबिलिटी संभावना, यहाँ भी देख रहे हैं द न्यूज़ में बी ट्रू, यानी खबर सत्य हो सकती है, और द ट्रेन में भी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। तो क्या है ये? पॉसिबिलिटी संभावना। तो आपने 3 चीज़ें यहाँ मे के देखा। एक और देखते हैं मे का प्रयोग, ए बी सी और डी, परमिशन। परमिशन मतलब आज्ञा के अर्थ में। अब इसका एक एग्जांपल, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मे वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? तीसरा एग्जांपल, यू मे टेक योर पेन, तुम अपना पेन ले सकते हो। तो इस तरह से हमने मे का प्रयोग समझा कि मे का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। आगे मे के बाद माइट का प्रयोग देखते हैं। माइट, यह मे का पास्ट होता है। अब उपयोग कैसे, प्रयोग कैसे करेंगे? परमिशन, पॉसिबिलिटी के अर्थ में। एग्जाम्पल, द पीपल said that he might win. He might win. लोगों ने कहा कि वह जीत सकता है। ये क्या है? संभावना। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। our captain said that we might, our captain said that we might play a match. Our captain said that we might play a match. हमारे कैप्टन ने कहा कि हम एक मैच खेल सकते हैं। We might play a match, यहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। बी पॉइंट पर लेते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? दूर की संभावना। दूर की संभावना का मतलब है भविष्य की संभावना, भविष्य में होने वाली संभावना के लिए बात हो रही है, और संभावना तो भविष्य में ही है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। माई सिस्टर इज वर्किंग हार्ड, शी माइट बी सक्सीड। शी माइट बी सक्सीड, इसका मतलब वह सफल हो सकती है। माई सिस्टर इज़ वर्किंग हार्ड, मेरी सिस्टर कठिन मेहनत कर रही है, वह सफल हो सकती है। दूर की संभावना पहला। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। रवि हैज़ बीटन हिम, ही माइट टेक रिवेंज। यहाँ पर क्या है? रवि हैज़ बीटन, रवि ने उसको पीटा। ही माइट टेक रिवेंज, वह उससे बदला ले सकता है। ये भी दूर की संभावना। तो इस तरह से हमने माइट का प्रयोग समझा ए पॉइंट और बी पॉइंट के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब, मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग, इसमें क्या है? ए पॉइंट में आवश्यकता या कर्तव्य, आवश्यकता या कर्तव्य के अर्थ में। एग्जाम्पल,
पहला एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे द लॉज। हमें नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ओबे, वी मस्ट ओबे द लॉज। दूसरा एग्जाम्पल, यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम। तुमको ऑफिस समय पर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ क्या है? कर्तव्य की बात हो गया। ठीक, आवश्यकता और कर्तव्य के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? मस्ट का। दूसरा, बी पॉइंट के अंतर्गत लेते हैं, निश्चयात्मक विश्वास। इसके भी अर्थ में कैसे प्रयोग होगा? एग्जाम्पल देखते हैं, आई मस्ट फिनिश इट इन अ डे। मैं इसको एक दिन में समाप्त कर दूंगा। मैं इसको एक दिन में समाप्त कर दूंगा। आई मस्ट फिनिश इट इन अ डे, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ही मस्ट बी 70 नाउ। निश्चयात्मक विश्वास में दूसरा एग्जाम्पल लिया, ही मस्ट बी 70 नाउ। वह 70 वर्ष का हो सकता है। वह 70 का हो सकता है। नाउ माने आओ, आओ वह 70 का हो सकता है। ही मस्ट बी 70 नाउ। मस्ट का प्रयोग समझा हमने। दूसरा, सी पॉइंट के अंतर्गत हम और समझते हैं, सी निषेधाज्ञा के अर्थ में। ये क्या है? एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, द बॉयज मस्ट नॉट रीड माई लेटर। द बॉयज मस्ट नॉट, लड़कों को मेरा पत्र नहीं पढ़ना चाहिए था। दूसरा, यू मस्ट नॉट गो विदाउट परमिशन। तुमको बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए था। तो ये निषेधा के दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस हैं, मतलब नेगेशन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला देते हैं, ought to वर्ब का प्रयोग। तो इसका प्रयोग क्या? नैतिक कर्तव्य के रूप में, नैतिक कर्तव्य के अर्थ में। एग्जाम्पल से समझते हैं, वी ought to लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, पहला। दूसरा, वी ought to लव आवर कंट्री। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, यू ought to help the poor fellow। तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बता रहा है ये ought to? नैतिक कर्तव्य के बारे में। ये हमने ought to में एक पॉइंट समझा, नैतिक कर्तव्य। इसका दूसरा पॉइंट भी समझते हैं, बी पॉइंट में, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अर्थ में। अब इसमें क्या प्रयोग होगा? एग्जाम्पल से समझ में आएगा कैसे। आवर टीम ought to win। आवर टीम ought to win का मतलब हमारी टीम को जीतना ही चाहिए। दूसरा, आवर प्रिंसिपल ought
टू बी इन हिज ऑफिस। आवर प्रिंसिपल और टू बी इन हिज ऑफिस, हमारे प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल ऑफिस में ही होने चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में समझा। अब देखते हैं नीड का प्रयोग। और नीड मीन्स आवश्यकता। तो सिंपल ए पॉइंट में तो आप देखेंगे ही नीड्स हेल्प और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आई नीड अ पेन। यहाँ पर देखा कि दोनों वर्ब के रूप में इसका नीड का प्रयोग हुआ है, सीधा सीधा वर्ब है। लेकिन अब हम इसका बी पॉइंट समझते हैं नीड का। वो क्या है? आवश्यकता, कर्तव्य या दबाव के भाव में या अर्थ में तथा नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, यू नीड नॉट गो देयर, तुमको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड नॉट का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही नीड नॉट स्टे हियर, उसको यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल, नीड ही कम हियर, क्या उसे यहाँ आने की आवश्यकता है? यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में प्रयोग हो गया ये। और ये सेंस का यूज़ ये मैंने अभी आपको 5 एग्जाम्पल दिए और 5 में ये प्रयोग हो रहा है। आगे यूज टू, बाकी आप भी इसका प्रयोग घर पे करके देखें टेक्स्ट बुक से। यूज्ड टू का प्रयोग। अब इसका क्या करते हैं? पास्ट में आदत प्रकट करता है। इतनी सी बात समझनी है इसको। एग्जाम्पल, ऑन माई वे, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वी यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? हम सुबह टहलने जाया करते थे। वी यूज टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह टहलने जाया करते थे। दूसरा एग्जाम्पल, ऑन माई वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में आई यूज टू पास, मैं अक्सर गुजरता था, मैं गुजरता, आई यूज टू पास अ बुक शॉप, किससे? किताबों की दुकान से। तो ये हैबिट में है, पास्ट की आदत को बता रहा है, रास्ते में दुकान पड़ती हुई गुजरता था उससे। तो इस तरह से हमने मॉडल ऑक्सिलरीज के जो वर्ब हैं मॉडल, उनके बारे में आज आपके बीच में चर्चा की और प्रयास पूरा किया कि इसका वर्ब का प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाए। बाकी आप भी प्रैक्टिस करिए और टेक्स्ट बुक के साथ और कुछ पुराने पेपर्स देखिए जो कंपटीशन में आए हुए हैं, ऐसा भी देख लीजिए, उनसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से आपके ये वर्ब मैंने चारों कंप्लीट करा दी। अब इसके आगे कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा इंग्लिश का, फिर मिलेंगे उसके साथ। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।